बहुत कम हो रहे थे, इसलिए उनको फील हुआ कि अब बेंचमार्किंग करना जरूर। फिर उन्होंने क्या किया, दे हैव स्पोकन टू दिस शेफ कि ऐसा क्यों पर हुआ। पॉइंट नंबर 1 में कस्टमर कम हो, सेल कम हो। पॉइंट नंबर 2 में ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उन्होंने कस्टमर से बात की, शेफ से बात की, वो बोल रहे ऐसा वो लिख लिख के लाता, टाइम वेस्ट होता इधर उधर जाने में। फिर पॉइंट नंबर 3 में फिर देखा कि यार ऐसी कोई होटल है कि हमारे एरिया में जिसका बहुत ही कम समय में सर्विंग हो जाता है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो उन्होंने इस एरिया का एक बेस्ट होटल ढूंढा। फिर चौथे नंबर में उन्होंने चेक किया कि वो कैसा डिलीवरी करते हैं फूड, हम कैसा डिलीवरी फूड करते हैं, 4 में कंपेयर किया। 5 में फिर एक्शन पॉइंट लिखे कि हम भी अब क्या करेंगे, हम भी टेक्नोलॉजी लगा। वो आईपैड पे लेते थे और भागने जाने की टेंशन नहीं, वो काउंटर पे बैठ के लिखते थे ऑर्डर और डायरेक्टली शेफ को दिखता था उधर। तो पहले हमारी क्या थी, मैनुअल प्रोसेस थी। तो हमने पॉइंट नंबर 5 में क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी लगा दी। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या किया, हमने इवेल्युएट किया। और क्या किया इवेल्यूशन में, चेक किया कि वो सब कुछ लगाने में हमारा सेल और हमारा बढ़ा के नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा के नहीं। तो ये है इसके प्रोसेस के 6 स्टेप्स। बताएंगे 6, ये एग्जामिनेशन पूछा क्वेश्चन है, बताएंगे। नंबर 1 सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 कम ऑन, आइडेंटिफाई द नीड। क्या मतलब है इसका, आखिर क्यों बेच रहा है, तो उनका सेल कम हो रहा है इसलिए उन्होंने बेंचमार्क करने की जरूरत समझी। पॉइंट नंबर 2 में वी हैव स्पोकन टू अ शेफ कि आखिर ऐसा क्यों हमारा इतना लोग इतने नाराज है। तो मालूम चला कि बहुत ही डिलीवरी टाइम ज्यादा लग रहा है। 3 में फिर देखा कि कौन बेस्ट है, फिर 4 में कंपैरिजन किया, 5 में हमने भी वो किया जो वो बेस्ट करता है, और 6 में हमने चेक किया कि हम लोग अच्छा बने कि नहीं बने। ये भी हमारा खत्म हुआ। और अब बढ़ेंगे आगे, बीपीआर करेंगे, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। धंधा नहीं बदलेंगे, धंधे करने के तरीके बदलेंगे। दोस्तों, डोंट चेंज द बिजनेस, चेंज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का वेटेज रिलेटिवली, कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर से बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, चैप्टर 8 को और 7 को जितना मैंने समझा, हमेशा दोनों चैप्टर को 10-10 मार्क के लिए पूछा। तो जस्ट मेक श्योर यू आर हैविंग मोर फोकस ऑन चैप्टर नंबर 7-8। आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस कितने आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस चैप्टर 7 और 8 से आते हैं, और वो जनरली लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं। समझा कि मैं क्या बोला, ऊपर ऊपर खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को इज्जत देवे, अच्छे से करें। बोलो बच्चों, क्या है, धंधा नहीं बदलने का, धंधे करने के। दोस्तों, बीपीआर जैसे पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, बीपीआर क्या होता है ना, अगर आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है ना, इट इज नॉट अ बीपीआर, dramatic change. It's a rethinking, redesigning, reinvestment of existing business process to achieve the dramatic improvement in terms of cost, quality, speed, services. पहले भी लोग बैंक से विड्रॉ डिपॉजिट कर रहे थे, आज भी कर रहे, कल बैंक में जाके कर रहे थे, आज एटीएम से कर रहे। धंधा नहीं बदला, तरीके बदले हैं। कल भी लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीके से काम करते, अलग सॉफ्टवेयर से, आज ईआरपी से कर रहे। धंधा नहीं बदला, धंधे करने के पर तरीका ऐसा बदला जिसकी वजह से हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा। देखो, एटीएम आया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा, स्पीड बढ़ी, सर्विसेज बढ़े, नाम बढ़ा। तो हम लोग अपने धंधे के तौर तरीके को देखें, जो तरीके खराब हो उसको चेंज करें। इट शुड बी रिमूव, द खराब तरीका शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट। थोड़ा चेंज। आपने पहले मान लीजिए लोग पहले 3-3 घंटे तक लाइन में रुके थे, आपने उनके लिए बैठने की व्यवस्था कर दी। अब बोले खड़े मत रहो, बैठ जाओ, वो एडे का टाइम तो जा ही रहा ना, तो थोड़े ना बीपीआर हुआ। आप पे काम करो, एटीएम लगा दी, अब उसको रुकना ही नहीं पड़ रहा। तो प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द, उसको बोलते हैं बीपीआर। जैसे लोग यहाँ पे हमने फेस टू फेस क्लासेस ली, बोले बैठने को जगह नहीं, तो हमने और एक क्लासरूम ली, फिर और बैठे थे, तीसरी ली। प्रॉब्लम इज परसिस्ट, हमने क्या करा, अब लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दिया। प्रॉब्लम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रूट, लोग आते ही नहीं फिर जाते। क्या हुआ है, तो ये बीपीआर है। इस धंधा नहीं बदला, कल भी पढ़ा रहे थे, धंधे करने के तरीके चेंज, तरीके पूरा तरीका चेंज हुआ। समझ गए, इसको बीपीआर कहते हैं। यानी कि बीपीआर का और एग्जांपल है, पहले आईआरसीटीसी में लोग लाइन लगा लगा के टिकट लेते थे, आज आईआरसीटीसी ऑनलाइन हो गया। धंधा नहीं बदला, कल भी टिकट मिल रहे थे, धंधा करने के। ये है बीपीआर। बीपीआर, छोटी चेंज को बीपीआर नहीं कहते हैं। इट हैज टू बी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। 70-80% ज्यादा अगर बदलाव हुआ तो ही इसको बीपीआर कहते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके आप बोल रहे बीपीआर वही करे अगर आपको बदलने में बहुत ज्यादा आपकी उत्सुकता है और आप बदलने को बहुत चैलेंज, बिकॉज बीपीआर करना इज नॉट अ स्मॉल टास्क। पूरे इंडिया में एटीएम लगाना या पूरा ईआरपी लगाना, इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग टाइम, 5 years 6 years 10 years लगेगा। तो आपकी उतनी इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपको बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट चाहिए। इसलिए बीपीआर करना इतना आसान नहीं, बहुत लोग बीपीआर में फेल होते हैं। इट इज वेरी टाइम टेक, वेरी कॉस्टली ऑल्सो। ईआरपी लगाओ, करोड़ों का खर्चा है, एटीएम लगाओ, करोड़ों का खर्चा है, आईआरसीटीसी जो बैकएंड में इतना सारा सर्वर लगा के रखा है,
ये काम इतने इजी नहीं, बहुत लोग बीच में फेल होते हैं बिकॉज वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये बीपीआर, तो बीपीआर का एग्जांपल कैसा हो गया, एक तो एटीएम लगाना, एक तो आईआरसीटीसी हो गया, एक तो ईआरपी, ये बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। अब देखो जीएसटी, इंडिया में जीएसटी अपने आप में ही एक बीपीआर है। कैसे? जी देखो, पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, थोड़ा थोड़ा वैट को अच्छा किया, सर्विस टैक्स को अच्छा नहीं किया, उन्होंने बोला ये बंद ही करो। प्रॉब्लम शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट, ये है ही जरूरत ही नहीं है, इसका एक ही चाहिए बस, जीएसटी। क्या द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द, बताओ व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड बीपीआर? आप मुझे तो आईटी बीपीआर के ऊपर डिपेंडेंट है या बीपीआर आईटी के ऊपर? बीपीआर करने के लिए, यानी कि मैं ईआरपी के लिए आईटी यूज कर रहा हूँ, मैं आईआरसीटीसी को यूज करने के लिए आईटी कर रहा हूँ, यानी मैं एटीएम के लिए आईटी, यानी कि बीपीआर करना है तो आपको आईटी की जरूरत है। आप यू कैन नॉट मेक इट हैपन, यू नो। आप विदाउट आईटी यू कांट थिंक अबाउट एटीएम, यू कांट थिंक अबाउट ईआरपी, यू कांट थिंक अबाउट आईआरसीटीसी। आप जीएसटी सोच नहीं सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे। यानी कि मतलब क्या हुआ, बीपीआर करने के लिए आईटी इज प्लेइंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये याद रखना आपको। ये प्रॉब्लम्स क्या है बीपीआर? बीपीआर क्या है भाई? कॉस्टली, याद रखो, कॉस्टली है, टाइम, ये सबसे बड़े दो प्रॉब्लम है उसके। उसके अंदर भी पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, देयर इज व्हाट रेजिस्टेंस टू चेंज। कैसे? अभी तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लगा दे, वो लोगों को टैली की आदत है, वो क्या इजीली मानने वाले क्या? वो बोलेंगे पागल है क्या, मेरे पापा ने टैली, दादा ने टैली, मैं टैली, तू बोल रहा है ईआरपी मुझे यूज करना। देयर इज अ टेंडेंसी, रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। पीपल वोंट एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इजीली, लोग धरने पे बढ़ जाएंगे। एटीएम आया इंडिया में तो कई बैंक वालों ने मोर्चे निकाले, क्यों? उनको लगा उनकी जॉब चली जाएगी। तो न्यू थिंग्स आर नॉट इजीली अडॉप्टेड, इजीली एक्सेप्टेड, इसलिए वो जो प्रॉब्लम दो तीन है, कॉस्ट लगता, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, और चौथी बात ट्रांजिशन फेज में बहुत टाइम, क्योंकि जब ओल्ड पुरानी वाली और नई वाली को साथ में तो बहुत कॉस्ट लगता। कैसे? अब मान लो एक समय होगा आंटी अभी बैंक में काम कर रही है, एटीएम भी काम कर रही है, वो ट्रांजिशन जो होता है ना उसमें खर्चा भी बढ़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत है। याद रखो बीपीआर जब आया ना, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ईआरपी, एटीएम, जीएसटी, आईआरसीटीसी, ये सब अगर आ गया ना आपके दिमाग में, एटीएम है ना, आप उसको कोर बैंकिंग भी बोल सकते हो, ये सब एग्जांपल अगर दिमाग में आया ना तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या, ये छोटा चेंज नहीं है, बड़े चेंजेस है ये ऐसे कोई चिल्लर। अगर आपने आज वो देखा होगा रोड टैक्स का, क्या बोलते हैं वो आजकल, फास्टैग है, प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द रूट। वो बोलते पहले तो लाइन लगती तो अब एक काउंटर बढ़ाओ, दो काउंटर बढ़ाओ, अरे काउंटर गए तेल लगाने, वो क्या कार्ड लगे खुलता है वो। फास्टैग, द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द रूट, इसको बोलते हैं। या फिर हमारा तो ऑनलाइन क्लासेस लो, लाइव स्ट्रीमिंग, इधर आने का टेंशन ही नहीं, पूना में आएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, ये लाइव स्ट्रीमिंग खत्म। ये है ऑनलाइन क्लासेस इज द, स्कूल में आने का नहीं, कोरोना हो रहा है, बच्चों को भेजे कि नहीं भेजे, प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द रूट, घर पे बैठ पढ़ ले उधर लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस। ओके, याद रखिए। आप बात करो एक इसमें एक व्हाट इज बीपीआर तो हमारा हो गया, एक कैटेगरी ऑफ जनरिक बिजनेस प्रोसेस। आप बताओ स्टेप्स इन बीपीआर के 5 स्टेप्स हैं। बीपीआर के 5 स्टेप्स है, जरा देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लिया था। सबसे पहली बात आपको डिटरमाइन करना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? बैंक ऑफ इंडिया ने, या मान लो आईसीआईसीआई बैंक ने जब भी बीपीआर लाया इंडिया में, तो उनको कोर बैंकिंग लाना था। उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर, ना एटीएम था, ना मोबाइल बैंकिंग था, ना कुछ नहीं, पहले 1990s में कुछ नहीं था यार। तो पहले क्या था कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई अपने को कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, ये ऑब्जेक्टिव था। फिर देखा कि आखिर अमर आइडेंटिफाई कस्टमर्स, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा, क्या है ऑब्जेक्टिव? हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना, हमें बहुत आगे जाना है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, क्या है कस्टमर का नीड क्या है? कस्टमर को क्या नीड है? बहुत अच्छी नीड, उनको नीड है कि उनको जल्दी से बैंकिंग, घर पे बैंकिंग मिले, 24/7 मिले, नजदीक मिले, दूर दूर जाने की जरूरत ना पड़े, है ना, मोबाइल पे सब मिले, ये उनके नीड थी। फिर हमने देखा हम आज कैसा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखा कस्टमर को फास्ट चाहिए, हमने लिखा स्लो कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रांड सेंट्रिक है, यहाँ पे बोलते थे ऑनलाइन होना चाहिए, या ब्रांड सेंट्रिक था। यहाँ पे वो उम्मीद कर रहे थे कि 24/7 चलना चाहिए, यहाँ पे हम 8 घंटे भी बैंकिंग नहीं दे रहे। तो देयर वाज अ ह्यूज गैप, दैट्स व्हाई पीपल वर नॉट। तो आप पॉइंट नंबर 2 में वो क्या चाह रहे थे, पॉइंट नंबर 3 हमने क्या दे रहे थे, तो 4 में हमने क्या किया, ऐसा कुछ प्लान बनाया कोर बैंकिंग का, ताकि ये पॉइंट नंबर 2 और 3 के बीच में ब्रिज जो है वो ब्रिज आ जाए, गैप शुड बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 विल बी यूजफुल फॉर टू ब्रिज द गैप बिटवीन पॉइंट नंबर 2 and 3। याद रखिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
और फिर आपने क्या करा, एटीएम का प्लान बना दिया कि एटीएम कहाँ का लगाना है ना, मोबाइल का प्लान बना दिया, नेट बैंकिंग बना दिया, सब प्लान बनाए, एटीएम कहाँ लगेंगे, केबल कहाँ से लेंगे, क्लाउड कौन सा लेंगे, पूरा क्या पूरा हमने ये सोचा, यहाँ पे सोचा, और 5 नंबर में एटीएम लग गए, नेट बैंकिंग लग गया, मोबाइल लग गया। बोलो भाई, बीपीआर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको पहले तो लगना चाहिए आखिर बीपीआर एक पहले आपको बताना चाहिए बाकी धंधे में आप करना क्या चाहते हो, तो आप धंधे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बताए। बिल्कुल समझ में आया। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दूसरा नंबर 2 में देखते हैं कस्टमर क्या चाह रहा है, 3 में हम लोग क्या दे रहे हैं, 4 में हम लोग वो करें जो उसका वो गैप फुलफिल होगा। तो हमने वो सब डिजाइन किया, एटीएम का डिजाइन किया, ऑनलाइन बैंकिंग का किया, और 5 नंबर में हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ये समझ गया, ओके। ये हो गया बीपीआर। और इसमें जरा देखना, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे रैशनल ऑफ बीपीआर, ये क्वेश्चन था जेनरिक, हाँ ये क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर। ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। 3 एलिमेंट्स है। री इंजीनियरिंग बिगिंस विद फंडामेंटल रीथिंग। पहली बात तो आपको सोच, जिसकी दिमाग में सोच ही नहीं, जिसने मान लो लॉकडाउन लगाया, फिर भी कई लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च की नहीं, तब सोच ही नहीं, तो फिर क्या होगा, अपने आप थोड़े ना भगवान प्रकट हो जाएंगे। मतलब बीपीआर होने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में बुद्धि तो आना चाहिए कि मैं सोचूं, सोचे तो लोग मिलेंगे कि भाई कैसे लगा, पर यही तो ना आपकी सोच पहले होना चाहिए कि मैं अच्छा बनना चाहता हूं। याद रखिए क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर। सबसे पहले आपकी सोच अच्छी होना चाहिए, आपको सोच नई सोच आना चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, रेडिकल रिडिजाइनिंग। रूट्स है, अब वहीं थोड़ा सा अगर ये मान लो चीज खराब है, आप उसको थोड़ा सा ऐसा फिल्टर ऑल्टर करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसको बीपीआर नहीं कहते। आप ये सोचना है कि उसको प्रॉब्लम को जड़ से नाइनाट जड़ से खत्म करना चाहता हूं, वो उसको बीपीआर के एलिमेंट्स है, इसके बाद बीपीआर हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ तो बीपीआर कैसे। तो बीपीआर करने के लिए सबसे पहले नई सोच होना चाहिए, आप प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़े तो ही बीपीआर, और उस बीपीआर से ड्रामेटिक फायदा है तो ही बीपीआर। तो बीपीआर के 3 पिलर्स, एक नई सोच आए तो बीपीआर, जड़ से प्रॉब्लम हटाए तो बीपीआर, और बहुत ड्रामेटिक फायदा हुआ तो ही बीपीआर। तो बीपीआर के 3 एलिमेंट्स। जितने लोग अभी जिनकी एग्जामिनेशन है दिसंबर में, राइट, तो ये जो लेक्चर है वो दिसंबर में भी एप्लीकेबल होगा, अगले जून में भी होगा या आगे, बिकॉज ये कुछ चेंजेस नहीं होते इसमें जनरली, और जो चेंजेस होंगे मैं उसके आगे, अभी तो फिलहाल इस अटेम्प्ट के तो एज इट इज एप्लीकेबल है बिकॉज आई एम कवरिंग ऑल द अमेंडमेंट्स, बट आगे भी आई मीन जून में भी ये दिस लेक्चर्स अगर आपका अटेम्प्ट जून में भी अगेन इट इज एप्लीकेबल। कुछ हुआ था सिर्फ मैं उसके लिए यूट्यूब के अमेंडमेंट लेक्चर डाल दूंगा, पर आई एम टेलिंग यू कीप वॉचिंग दिस लेक्चर्स मोर नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज ये लेक्चर्स ऐसे होते हैं ना, ये कम से कम समय में आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। आप देख रहे हो हम लोग बात करते हैं 6 चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीशन में, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 6 चैप्टर। तो प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट, वॉच इट मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा फायदा आपका होगा इससे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजिक ऑडिट, बाकी चैप्टर हमारा खत्म है, राइट, ये एलिमेंट्स भी हो गए और मुख्य सारे क्वेश्चंस हो गए। बताएंगे दोस्तों, एक बार इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेते। सबसे पहले बताएंगे, और हमने सारे चैप्टर्स को सिर्फ एक बार नहीं किया, हम लोग 2-2 बार कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मुलेशन बच्चे बताएंगे सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मुलेशन, बाद में क्या होगा इंप्लीमेंटेशन। मैंने सिर्फ ईवी का सोचा और मैंने ईवी चालू कर दिया, कहां पे ज्यादा लोग लगेंगे, इंप्लीमेंटेशन कहां पे कम लगेंगे, कहां पे आपकी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल स्किल, फॉर्मुलेशन कहां पे हार्डवर्क लगेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन सा पहले होता है, फॉर्मुलेशन कौन सा प्लानिंग फॉर एक्शन, फॉर्मुलेशन कौन सा डूइंग एक्शन, इंप्लीमेंटेशन कहां पे यू नीड लीडर, इंप्लीमेंटेशन। ओके दोस्तों, कर्ट लुईन के 3 स्टेज बताएंगे। पहले तो अनफ्रीज यानी कि वो उसको एसयूवी को बंद कर दो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू, दैट इज व्हाट आपने वो लाया, एसयूवी सोच के आपने सेडान कर लाई, उसको टेस्टिंग लिया, अच्छी चलने लगी तो उसको शोरूम में लाके लॉन्च कर दिया, उसको बोलते हैं रीफ्रीज। अब बात करें दोस्तों, हम लोग 3 कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल। आपने एक एक चीज को चेक किया, आपने डाउट्स को चेक किया, आपने डिलीवरी सिस्टम को चेक किया, आपने टेक्निकल चेक किया, आपने एक एक चीज को जोड़ा, अकाउंटिंग चेक किया, दैट इज ऑपरेशनल। यू आर चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस एज अ होल मैनेजमेंट। और अब स्ट्रैटेजिक में 4 बच्चे हैं, इसका एक है, मैं बताऊं किसकी बात कर रहा हूं, आइए इसके अंकल जैसा दिखता है, इंप्लीमेंटेशन पर इंप्लीमेंटेशन में वही चीज थोड़ा सा लेस फ्रिक्वेंटली होती है। आपने न्यूज़पेपर देखिए, पार्टीज देखिए, होर्डिंग देखे, ये हमेशा आपको सर्वेलेंस पे रहना पड़ेगा कि भाई कहीं कुछ ऐसा मेरे काम का तो नहीं है। स्पेशल अलर्ट होता है, हमारे पास में भूकंप आ गया या टेररिस्ट आ गया, उसके अंदर हम लोग जो करते हैं, या बाढ़ आ गई, अचानक से कोई प्रसंग हो गया, उसके अंदर जो करते हैं उसको स्पेशल अलर्ट बोलते हैं। व्हाट इज प्रॉमिस, हम मारुति युद्ध के, हमने कभी सोचा नहीं था कि ईवी आएगा, तो हमारा अजम्पशन था कि कभी ईवी नहीं आएगा, अब हमारा अजम्पशन वेंट रॉन्ग, नाउ आई नीड टू रीथिंक अबाउट इट, इसको बोलते हैं प्रीमाइस कंट्रोल।
उसके बाद में हम लोग करेंगे स्ट्रेटेजिक चेंज. इफ यू नॉट चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट यू विल बिकम व्हाट आउटडेटेड. तो फिर क्या होता है उसमें, तो वोडाफोन आइडिया की बजा दिया जियो ने. फिर उन्होंने लगा यार बहुत कस्टमर कम हो रहे हैं, तो आइडिया को लगा कस्टमर कम हो रहे हैं, अब इट्स टाइम टू चेंज. तो उसने सोचा एक काम करते हैं, मैं जाता वोडाफोन के साथ. वोडाफोन के साथ में उसने थॉट प्रोसेस किया क्या वी मर्ज टुगेदर और हम लोग थोड़ा सा जियो से रिवेंज लेंगे. तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया. तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया. पॉइंट नंबर 2 में उसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ विजन. एंड पॉइंट नंबर 3 में वो एक्चुअल में मर्ज हो गया. उसको क्या बोले, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. क्या बोले उसको, एक्चुअल में मर्ज हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. तो पहले नंबर पे क्या आता है, वाई चेंज. नंबर 2 विजन शेयरिंग एंड नंबर 3 इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. उसके बाद में क्या आते हैं, बेंचमार्क. बेंचमार्क में यू ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री. आप बेस्ट वन इंडस्ट्री से कंपेयर करते हो. एंड जैसे मैंने अमेजोन से कंपेयर किया था, और हर एक व्यक्ति ने अपने अपने इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से कंपैरिजन करना चाहिए. विराट कोहली सीमेंट वालों से कंपैरिजन, हाँ, और यू शुड ऑलवेज कंपेयर विद द बेस्ट वन. ये जेलसी नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे और हम कहाँ, ताकि हम लोग भी उसके सब बने, हम लोग भी प्रोसेस इंप्लीमेंट करें. तो रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखिए, 6 स्टेप्स बनाए थे हम. नंबर 1 कि हमने देखा हमारा रेस्टोरेंट में सेल कम हो रहा है, तो हमने आइडेंटिफाई किया देयर इज नीड ऑफ चेंज. पहली बात तो हो गई. दूसरी बात नहीं, फिर देन वी हैव आइडेंटिफाइड कि व्हाई इट इज हैपनिंग. देन वी हैड स्पोकन टू कस्टमर एंड शेफ एवरीवन. Then point number 3, we have identified the best one. कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है. नंबर 4 में we have compared. Then we have 5 point. We have implemented those changes. Those कि भाई उसने जो किया हम भी वही करेंगे. And point number 6 में we have evaluated कि हम लोग अब परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ. उसके बाद में फॉरवर्ड बैकवर्ड नाम की एक चीज है. अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो वेरी एग्रेसिव. he does the formulation without even thinking about implementation. बैकवर्ड में while doing formulation he will think about implementation, then he will do the formulation. उसको बोलते हैं बैकवर्ड, है ना. कहां पे उसको बाद में रिसोर्सेज जुगाड़ करना पड़ेंगे, फॉरवर्ड में. बीपीआर क्या होता है, धंधा नहीं बदलने का, धंधे करने के. आप कल भी विड्रॉ कर रहे थे, आज भी कल वहां पे जाके कर रहे थे, आज एटीएम से, ऑनलाइन बैंकिंग से. तो यहाँ पे एग्जांपल कौन से थे, ईआरपी है, कोर बैंकिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, आईआरसीटीसी है, ये फास्टैग है, ये सब उसके क्या है, एग्जाम्पल्स है. बीपीआर के प्रॉब्लम्स कौन से, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पैसा लगता, और उसके बाद में ट्रांजिशन के समय पे बहुत कॉस्ट लगती है, और देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज कि नए लोग नई चीजों को इजीली अपनाएंगे नहीं. उसके बाद में रोल ऑफ आईटी. आईटी के बगैर बीपीआर मुमकिन नहीं. चाहे फास्टैग ले लो, चाहे ईआरपी ले लो, चाहे आप कोर बैंकिंग, कैन नॉट बी थॉट अनलेस यू आर हैविंग द सपोर्ट ऑफ आईटी. उसके बाद स्टेप्स इन बीपीआर. अब बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, आईआरसीटीसी की बात करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं लोग, ये कि भाई आखिर व्हाट इज द नीड ऑफ बीपीआर. तो बीपीआर क्यों करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए. नंबर 2 कस्टमर चाहता क्या है, फिर हम लोग क्या दे रहे हैं. तो पॉइंट नंबर 2 में कस्टमर चाह रहा क्या है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 में यू इंप्लीमेंट, ताकि इट विल, ताकि हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. कोर बैंकिंग हमने प्लानिंग कर लिया, और 5 में कोर बैंकिंग को इंप्लीमेंट कर दिया. अब बात करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर. हमारी रीथिंकिंग होना चाहिए, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ही आना चाहिए, और वो रीडिजाइनिंग, यानी कि वो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट. रीथिंकिंग, रीडिजाइनिंग एंड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ये एलिमेंट्स याद रखना. क्वेश्चन नया इंट्रोड्यूस हुआ है. इसी तरह से दोस्तों चैप्टर नंबर 8 भी हमारा खत्म हो गया है ना. तो देख, तो लगातार 3 घंटे हमारे क्लास को है, हर आधे घंटे में हम लोग एक चैप्टर को खत्म कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर शायद से मैं आपको इसके रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, पर एक चैप्टर तो हम लोग करना है, चैप्टर नंबर 2. क्या वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 हम लोग खत्म करेंगे. चैप्टर नंबर 6 मैंने ऑलरेडी इस पे भी डाला हुआ है पूरा, फिर भी देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे डाल दूंगा उसके बाद में. पर अभी मेरा एनर्जी भी आउट हो रहा है अभी. तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जाएंगे. चैप्टर नंबर 2 तो हम एकदम जोश से करेंगे. ये चैप्टर देखना, अपने अपने 60 चैप्टर है, अब देख सकते हो, इसको ज़्यादा टाइम लग सकता है. आप देख सकते हो 35 से 40 मिनट्स लगना चाहिए इस चैप्टर. एक बार देखिए क्या लिखा है. वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर विद सिलेबस, चैप्टर नंबर 2. वैसे चीजें आसान है इसकी. एक बार जरा देखा क्या क्या हेडिंग है आपके पहचान का, कोई क्वेश्चन है इसमें. ऐसा आपने देखा होगा, क्लास में हमने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा बगैर एग्जाम्पल के, रियल लाइफ. फिर मैंने क्या कहा, सारे रैंकर्स से यही सवाल पूछा कि जो रैंकर्स अवार्ड में जो 1 2 3 4 का जब मैं लेके बैठा था, और जो 20 को भी लेके जब बैठा था, मैंने पूछा कि आपने जो एग्जाम्पल जो लिए थे वो लिखे क्या, क्लैरिफाई करने के लिए कि एग्जाम्पल को ऐसे वेटेज देता है कि नहीं. देखो मैं बोल रहा इसलिए आप एग्जाम्पल मत लिखो. उसको 1 2 3 4 बोला, मतलब ऐसे को भी एग्जाम्पल पसंद आ रहे हैं, और 1 2 3 4 ने मुझसे पढ़ा है, उसमें बल्कि 4 वाले 2 लोग थे,
1 2 3 4 4 वाले डबल, तो हम लोग 5 लोग बैठे थे ऐसे। तो सभी ने कहा सर रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लिख रहे थे, पर ये नहीं कि टेक्स्ट नहीं लिख रहे थे, और ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे थे, आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। डायग्राम तो डालना ही वो अलग बात है, पर क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल, सर हमने अब आईटीसी का एग्जाम्पल ले लिया, या हम लोग ये टेस्ला की बात कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग जो इतने सारे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अभी हमने कोका कोला के और इसकी बात की, मैकडी की बात की, तो शुड वी राइट, यू आर सपोज टू राइट बिकॉज आवर एग्जाम्पल्स आर नॉट पुणे ओरिएंटेड, इट इज अ नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल नोन टू ऑल दी चेकर्स ऑल्सो। तो हमारे कोई भी कॉन्सेप्ट का, जैसे अभी कोर कॉम्पिटेंसी देखेंगे हम लोग, एप्पल का एग्जाम्पल आएगा, लिखो, उसको मन में दबाओ मत, आपने पढ़ाई था लिखने के लिए। कभी होगा क्या है, 90 मिनट्स का टाइम होता है, घाई घाई में वो स्किप ना हो जाए, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये उतारना है, मतलब आपको लिखना ये नहीं कि सिर्फ हमने शॉर्ट लिख दिया, एस को एक्सप्लेन करा डब्ल्यू। आप कोई मैकडी का एग्जांपल ले लो, एप्पल का एग्जांपल जो हमने लिए थे, उनका केस स्टडी उतार दो, लेट हिम अंडरस्टैंड यू नो दिस सब्जेक्ट प्रैक्टिकली एंड दे वांट टू नो दैट। उसको दबाओ मत, वो आप गलती नहीं कर रहे आप, बल्कि प्राउड फीलिंग की बात है कि आई नो दिस सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ऑल्दो इट इज नॉट रिटन इन द मॉड्यूल, आई नो। जैसे विजन मिशन के एग्जांपल्स है कि यूट्यूब का ये है, इसका वो है, लिखो, उसको बताओ कि मुझे पता है भाई, मैंने सिर्फ रट्टा मार के तुम्हारे सामने नहीं बैठा हूं। मैं अगर मुझे आप इंडस्ट्री में भेजोगे तो मैं किससे भी वन ऑन वन बात करने को तैयार हूं, बताओ कौन सी इंडस्ट्री के बारे में क्या बात करना है। और जो वैरायटी के एग्जांपल्स हमने क्लासेस में लिए है, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। अब जैसे फोटो के 5 फोर्सेस, एयरलाइन का इंडस्ट्री लिखो ना भाई, तो उसको भी दिखे, किसको, पेपर चेकर को, कि यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे नॉलेज बैंक को कब निकालेंगे, उसको छुपाने की बात नहीं है। यू कैन इजीली स्कोर। अभी इस बार की जो एक हाईएस्ट स्कोरर थे, उसका स्कोर था इस बार का ईएसएम का अपना स्कोर है 83, एंड ऑलमोस्ट शी इज द टॉपर ऑफ इंडिया। 83 मार्क्स शी स्कोर्ड इन व्हाट, ईएसएम। बहुत मार्क्स हो गए, 83 हो गए, मतलब हर 5 में से 4.3 मिले, या फिर मान लो हर 10 में से 8.3 मिले, हर 10 में से, बहुत हो गया ना भाई। 5 में से 4 मिले मान लो, और 10 में से एग्जाम एग्जैक्ट जाना तो 8 मार्क्स, 8.3 मार्क्स, तो इतने मिलते हैं, पर आपको वो सब कुछ लिखना पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल चीजें, डायग्राम्स, ये सिर्फ नॉलेज को पढ़ के क्या फायदा अगर वहां पे उतार रहे नहीं आप, सिर्फ आपने हेडिंग पे जोड़ दिया और आप ये डायग्राम नहीं डाल रहे, एग्जाम्पल नहीं डाल रहे, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर वो मजा नहीं है ना भाई। आप सोचो कोई गाड़ी का इंजन का पैसा नहीं देते आप, लुक है, डिजाइन है, फील है, तो आप किसी गाड़ी को जब लेते हो ना, सिर्फ गाड़ी का इंजन तो हर गाड़ी में एक जैसा है, क्या है उसमें, आप पैसा किसका देते हो, प्रीमियम। प्रीमियम गाड़ी चलाने का पैसा तो सब दे रहे, प्रीमियम किसको दे रहे, वो जो प्रीमियम चीजें डालेंगे, तो आपको प्रीमियम मार्क्स चाहिए ना, तो 50-60 तो देंगे आपको, 80 चाहिए तो फिर कुछ आपको उसको फील दिलाओ कि यार क्या लेगा, वाह। तो ऐसे AR1 का अपने पेपर भी शेयर किए हुए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जरूर देखिए कि उसने ESM लिखा कैसा था, उसके एग्जैक्ट पेपर दिए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, देखिए। इतनी इंफॉर्मेशन पहले अवेलेबल नहीं हुआ करती थी छात्रों के पास। हमारे जमाने में सोचते थे AR1 कोई तो होगा, पता नहीं किस ब्रह्मांड में, किस सृष्टि में होगा, पता नहीं कहां मिलते होंगे ऐसे लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग। आज आपके सामने मिल रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सुनने को तैयार। मतलब आपको अगर सिर्फ पढ़ना ही है तो पढ़ने से पास नहीं होंगे, आप ये समझ लो। प्लानिंग इसलिए तो बोलते हैं ना, फॉर्मुलेशन करे, क्या करते हैं फॉर्मुलेशन में हम लोग पढ़ के, फॉर्मुलेशन वही इंप्लीमेंट बाद में करते, पहले फॉर्मुलेशन करते, फॉर्मुलेशन करते हैं। तो ये सिलेबस वही बोल रहा, पहले क्या करो, तो आप आधा 1 घंटा घलाओ इसमें कि मुझे करना क्या, बाद में इंप्लीमेंट में तो स्पीड बढ़ाओ। आप स्पीड का बढ़ा रहे, इंप्लीमेंटेशन स्पीड कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन नहीं करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मुलेशन में टाइम डालना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन टेक्स इट्स ओन टाइम। आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट चाह रहा है, उनको रैंक दिया ना, इसका मतलब वो हो गया बेंचमार्क। AR1 2 3 4 इज व्हाट बेस्ट, 10-20 मार्क का फर्क है उनके मार्क्स में, तो दे आर द बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री, सो हैव टू कंपेयर आवरसेल्फ विद देम कि वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट दे हैव डन। तो आपके पेपर के उनसे पेपर से कंपेयर करो कि भाई वो कहां लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं, वो क्या लिखा अलग, फिर आप भी ओवरकम करो, आप भी वहां जाओगे। जेलसी थोड़ी ना है भाई, फेल होने के बाद में पेपर देखने से अच्छा भाई अभी पहले अटेम्प्ट में हम लोग प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाएंगे ना, रिएक्टिव कर करेंगे। सही बोल रहा ना, प्रोएक्टिव करो ना, प्रोएक्टिव से फेल हो तो रिएक्टिव तो करेंगे, पर प्रोएक्टिव पेपर दे रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, वो बोल रहा है मैंने ऐसा करा, तुम उसको गिन रहे नहीं, प्रोएक्टिव है। समझो कहां पे कौन सी चीज पे टाइम डालना है, आपको अक्ल होना चाहिए। हम लोग फुकड़ मेहनत कर रहे हैं, और पेपर में तुमने पढ़ लिया पूरा, एसएम पढ़ लिया, यस पूरा रट्टा हो गया, एसएम हो गया, पूरा याद हो गया, पर आपने वो चीजें लिखी नहीं जो AR1 ने लिखी थी।
हो सकता है द वे ही प्रेजेंटेड, यू आर नॉट हैविंग दोस थिंग, तो 10-20 मार्क्स तो फोकट चलेगा ना आपके। और आपको एग्जाम्पल याद थे, लिखे नहीं, प्रेजेंटेशन आपको पता ही नहीं चला कि ऐसा भी लिखते हैं, हालांकि आप लिख सकते थे पर आपको सिर्फ उसकी, हाँ, तो ये मत करो, समझो आप मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीजों का इंपॉर्टेंस है। सिर्फ घाई निस्ते हौले से पढ़ा मत, पढ़ रहे रोज 12 घंटे ठोक दूंगा, चलो ऐसे ठोकने से थोड़े ना वो होता है। एआई टू से जब बात करिए, सर मैं किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई करी, किसी दिन 12 घंटे, मेरा टारगेट था कि मेरे को इतना पढ़ना है, पर अगर वो 6 घंटे में होता है, मैं 6 घंटे में पढ़ाई खत्म कर रही थी। दिस इज व्हाट शी सेड, मोस्ट ऑफ द रैंकर्स सेड। AR1 सेड कि सर क्वांटिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पर टारगेट अगर मेरा हुआ है तो मैं भी फिर थोड़ा सा चिल्ड आउट करता था। सिर्फ ऐसा नहीं कि 14 घंटा आप रोज ठोकरे 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 ठोकरे, आपको ये नहीं पता होना चाहिए 14 घंटा, आपको पता होना चाहिए आज मुझे पढ़ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हुआ, तो थोड़ा सा अपने आपको शांति भी दो ना, फिर कुछ ऐसी चीजें कर लो। सिर्फ भाग रहे पर क्या पाने के लिए भाग रहे, विजन ही क्लियर नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले विजन पता होना चाहिए। तो विजन बताओ ना, क्या आज के दिन में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाओ कि आज के दिन में ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो ये सब आपको, ये जो सब्जेक्ट भी बोल रहा है, ये तो बोल रहा है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। Ladies and gentlemen, welcome back. We are on chapter number 2. So इसका चैप्टर, the whole chapter is broken down into 2 parts, A and B. तो दोस्तों पहले जाते हैं B के ऊपर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आप सभी ने SBU क्या, मैं मान के रहा हो गया चैप्टर नंबर 7 में। SBU जब ऑर्गेनाइजेशन में ITC के पास में, ITC IT कंपनी, ITC FMCG, ITC जब एक ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे प्रोडक्ट है, देखो हल्दीराम के पास में SBU की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड आउट अंडर, SPC को जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड आउट अंडर, पर दोस्तों बोलो जल्दी से, ITC की जरूरत, बिकॉज दे आर हैविंग सो डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट व्हिच कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय वन पर्सन, इसलिए उनके अलग अलग SBU होना जरूरी है। और हर SBU अपने अपने एक CEO से मैनेज होता है, और वो CEO सिर्फ उस चीज को SBU बराबर एक्सपीरियंस का, व्हाट इज दैट, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतनी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। जैसे बजाज की बात कर लेंगे, हीरो होंडा के इतने सालों से इतनी गाड़ियां बना दी कि इनकी प्राइस पर यूनिट जो है वो बहुत, इसलिए नए नए लोग इनके धंधे में नहीं आ सकते, बिकॉज वो इतना सस्ता बेच ही नहीं सकते। तो जितना एक्सपीरियंस ज्यादा उतना बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। पर इतना होता क्या है, एक्सपीरियंस होने से क्या होता है, इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें, यानी कि इनको ऑटोमेशन आ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वेस्टेज कम हो जाता है, ये लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, इनका बल्क बार्गेनिंग पावर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सपीरियंस का वजह से उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर किसी कुत्ते का वैसे हर एक प्रोडक्ट जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसको मरना ही है। देखते हैं वो लाइफ साइकिल में कितने सालों तक रहता है, जितने लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक रहेगा उतना वो अच्छा माना जाएगा। जैसे आजकल फूड इंडस्ट्री है, पार्ले जी ले लो, झंडू बाम जैसे इंडस्ट्री ले लो, ये कई सालों से इसी इंडस्ट्री में खेल रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्री में खेल रहे हैं, नहीं मतलब जा रहे नहीं, पर यही चीज अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की देख लूं, आया गया, गाड़ियां आई गई, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये आते जाते, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है, उनका लाइफ साइकिल बहुत दिनों का नहीं, वो इंट्रोडक्शन भी जल्दी से होते, ग्रोथ भी होता है। जैसे आईफोन 13 आया, 12 आया, 12 का जा रहा 13 आ गए, तो अब वो जो है ना धीरे 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 जो 12 डिक्लाइन पे आ रहा। अभी वो 13 आया ना, 13 देखो इंटर ऐसे ग्रोथ ऐसे मैच्योर, एक दिन मैच्योरिटी पे आएगा, फिर वो जाएगा नीचे, फिर 14 पे आएगा वो 13। तो ये 5G आया, तो 4G अभी देखो धीरे धीरे धीरे, अभी 4G मैच्योरिटी पे है, 5G आएगा तो 4G नीचे जाएगा। तो ये होने वाला है। तो अब पहले इंट्रोडक्शन, जैसे मैगी का एग्जांपल, जब मैगी आया था तो वो इंट्रोडक्शन था। आप मुझे बताओ, जैसे मैगी का लोगों को और अच्छा लगने लगा, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, उसका सेल बढ़ने लगा, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन डिपेंड्स ऑन सेल्स। सेल्स बिल्कुल कम है, इंट्रोडक्शन, सेल्स बढ़ने लगा, ग्रोथ, और सेल्स सबसे ज्यादा हुआ। मैच्योरिटी मतलब पहले 110 है, 108, 110, 115 ऐसा सेल है, तो ये मैच्योरिटी है, और अचानक से 80 हो गया है, 70, तो मतलब डिक्लाइन। मैच्योरिटी मतलब क्या, थोड़ा 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 ऐसे 19 20 19 20 ऐसे चलता रहता है ना। मतलब जैसे अभी इसका देखा था आपने, आईपॉड ग्रोथ हुआ, आईपॉड तो डिक्लाइन हो गया, तो पूरा हिस्ट्री अपन देखा था उसका, वो ऐसे ही हुआ था। पर होता क्या है ना, बताओ, सबसे ज्यादा कंपटीशन का होगी मैच्योरिटी में, कंपटीशन नहीं इंट्रोडक्शन। कंपटीशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट ही मरने आया है, इसका सब्स्टिट्यूट आया इसलिए डिक्लाइन पे आया है ना, सब्स्टिट्यूट आया इसलिए डिक्लाइन पे, वो कहा था, और मैच्योरिटी में बहुत उसका सब्स्टिट्यूट आ गया। एक जमाने में कंप्यूटर मैच्योरिटी पे था, लैपटॉप आया,
कंप्यूटर डिक्लाइन पे आ गया, वैसा है। आप बताओ सबसे प्रॉफिट मार्जिन कम का होगा? मैच्योरिटी पे, क्योंकि इतनी कंपटीशन है वहां। इंट्रोडक्शन में मैगी अकेला ही था, नूडल्स नाम की चीज थी, मैगी ने पहली बार लाई थी, तो आप अकेला तो खुद भी लूटेगा ना वो। तो इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ में थोड़ी सी आपकी कंपटीशन बढ़ जाती है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन। मैच्योरिटी में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, सब लोग बोलते हैं मेरा नूडल, बाबा का भी नूडल आ गया, टॉप रेमन का आ गया, हर किसी का नूडल आया, मैगी का कॉपी मारा, क्या है ये? मैच्योरिटी पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बीसीजी की बात करते हैं। बीसीजी में स्टार क्वेश्चन मार्क का हुआ। अब ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा क्या मैं ऐसे बताऊं कि उसको थोड़ा सा बताना पड़ने के लिए मुझे, चलो बीसीजी देख लेते हैं। ये है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। आज मार्केट क्या था भाई? मार्केट ऊपर ही नीचे एक बार देखना यार। ओके, बीसीजी क्या है ये आपने देखा है? क्या बोल रहा? दे चेंज करो उसे ना। आईआरसीटीसी 80 रुपये डाउन। मार्केट स्टेबल है मतलब आज? ठीक है, फ्राइडे क्या? माइक चेक चेक चेक, एक बार चेक करो, उसको बोलो सब आ रहा है, एक बार वहां पे चेक करो, उसको प्रसाद को बोल सब चेक करो, यहाँ पे भी तू लगा के देख। माइक चेक। ओके गाइस, आपके सामने जो है बीसीजी है। बीसीजी में क्या लिखता है दोस्तों? आपको स्टार है या कुत्ता है? आपके इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट कुत्ते हैं, कुछ स्टार है, कुछ कैश काउ है और क्वेश्चन मार्क। आपके जैसे आप एचयूएल हो, तो एचयूएल का हर प्रोडक्ट स्टार नहीं, हर प्रोडक्ट कुत्ता नहीं। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई मेरा कौन सा बच्चा कुत्ता है, कौन सा बच्चा स्टार है, और उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब स्टार है कुत्ता, डिपेंड किसके ऊपर करता है? रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। तो मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं कोलगेट की बात करता हूं, कोलगेट का मार्केट शेयर जो है पेप्सोडेंट और क्लोजअप से बहुत ज्यादा है। चेक कर, इस पे तू लगा के देखना आवाज। हाँ, माइक चेक चेक, और एक बार वो यूट्यूब पे भी चेक कर ले बराबर। दोस्तों अभी क्या है ना, ये रिलेटिव मार्केट शेयर जो है, जैसे कोलगेट की मार्केट शेयर जो है वो पेप्सोडेंट और इससे ज्यादा है, तो वो मार्केट शेयर उसका हाई है। पर हाई में दो बच्चे हैं, एक स्टार भी हो सकता है, कैश काउ, पर डिपेंड किसके ऊपर करता है? मार्केट ग्रोथ रेट। तो आप बताओ, कोलगेट यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दांत भी बढ़ रहे हैं, दांत बढ़ रहे हैं तो टूथपेस्ट तो लगेगा, इससे मार्केट ग्रोथ रेट हो रहा है। तो मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, उसमें कोलगेट भी ऊपर है, इसीलिए वो क्या स्टार है। कौन सा? क्लोजअप। क्लोजअप क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर उसका कोलगेट से कम है, तो इसीलिए उसका मार्केट शेयर कम है, पर दांत तो बढ़ रहे हैं। पर वो क्वेश्चन है, इसलिए मार्केट ग्रोथ रेट बड़ा ही है और शेयर कम है। जैसे अगर मैं बात करूं, आजकल कौन सा मोबाइल ज्यादा चल रहा है? एमआई। तो एमआई का मार्केट शेयर सैमसंग से ज्यादा है, तो वो अब रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है। आप देखना पड़ेगा, हाई के दो बच्चे, स्टार है, कैश कहूं। अब मार्केट ग्रोथ रेट मोबाइल एज अ होल का ज्यादा है, बिकॉज मोबाइल इन जनरल बहुत बढ़ रहा है, मोबाइल की साइज, हर कोई बच्चा अच्छा मोबाइल कर रहा है, तो मार्केट साइज मोबाइल की ज्यादा है, उसमें एमआई ज्यादा है, तो वो बन गया स्टार। और जो सैमसंग का रिलेटिव मार्केट शेयर एमआई से कम है, अगर ऐसा है अभी तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। समझ गया? अब क्या है दूसरी बात, अब कुछ चीजों का मार्केट ग्रोथ रेट नहीं है। ऐसी बात करें जैसे कोलगेट दंत मंजन, टूथ पाउडर। अब टूथ पाउडर ही मतलब क्या, एज अ होल टूथ पाउडर का कोलगेट का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, पर वो टूथ पाउडर है। अब टूथ पाउडर ही को चलता, कौन टूथ पाउडर से यूज करता है आजकल? दंत मंजन कौन यूज करता है? तो मार्केट ग्रोथ रेट लो है, उसमें कोलगेट भले ही हाई है, पर वो कैश काउ है। इज ओके? अब मेरा एक सब्जेक्ट था इसका, वो बंद हो गया, पर उसकी एग्जामिनेशन अभी भी चालू है, तो उसका मार्केट ग्रोथ रेट ही नहीं, बिकॉज सिलेबस ही बंद हो गया।
तो ग्रोथ रेट कम है यानी कि लो है, यानी देखो कैश काउ भी हो सकता है, डॉग है, पर मेरा सब्जेक्ट उसमें मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, तो मैं हाई में हूं पर मेरा मार्केट ग्रोथ रेट लो है, तो मैं कैश का हो गया। अब बताओ मैं इसकी बात करता हूं, एप्पल आईपॉड, क्या है एप्पल आईपॉड? एप्पल आईपॉड एक काउ है, कैसे? क्योंकि अब एप्पल आईपॉड कौन लेता है? जब मोबाइल में ऑलरेडी गाने बजते हैं, तो मार्केट ग्रोथ रेट ही वो म्यूजिक प्लेयर की कम है, उसमें एप्पल नंबर 1 है, तो कैश काउ है। तो कैश काउ को मारते नहीं है, वो कुछ ना कुछ, तो मैं मेरे इसका को और एप्पल अपने आईपॉड को मारे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाके दे रहा ना, क्योंकि उसमें लग रहा कुछ नहीं पर लाके दे रहा है। कैश काउ की खासियत क्या, उसमें लगता कुछ नहीं पर वो लाके देता। अब बताओ इसमें क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता क्या? कब बनेगा स्टार? अगर उसका मार्केट शेयर बनेगा, यानी सैमसंग स्टार बन सकता है कि हाँ मार्केट शेयर बढ़ा। तो स्टार को क्या बोलेंगे आप? यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर। एमआई को क्या बोलेंगे? कोलगेट बोलेंगे और कर तू एक नंबर वही पोजीशन रहेगा, तो और मार्केटिंग कर, और एग्रेसिव बन, और नया नया प्रोडक्ट ला, और कुछ कर, तू भी एक दिन तू तेरा स्टार तेरा बनना ही चाहिए, तेरा स्टार हिलना नहीं चाहिए। तो स्टार और कैश काउ के डिफरेंस क्या? स्टार को बोलेंगे और इन्वेस्ट कर, कैश काउ बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कर, जो चल रहा चलने दे, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। और कुत्ते को क्या बोलेंगे? मान लो कोई दंत मंजन भी है उसमें भी चल रहा नहीं, तो कुत्ता है वो, तो इसको बंद कर दो। यूजलेस है तो कुत्ते, मरता क्यों नहीं? कुत्ते, तेरी कॉस्ट ज्यादा और इनकम कम, कुत्ते, तो जैसे बच्चे को मार के मैं सारे पैसे स्टार में ना लगा दूं, कुत्ते। एवरीबॉडी गॉट इट? खत्म ये? एवरीबॉडी कम ऑन। तो ये हो गया हमारा यहां पे खत्म, बीसीए खत्म। अब बीसीए के बाद में आप लोग कौन सा क्वेश्चन है? ये आंसर इजी भाई, आंसर के लिए डायग्राम, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, बोलो भाई। ये है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी हुआ ना। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज, मतलब लेस का जो फ्लेवर चेंज हुआ, पेनिट्रेशन। वॉलमार्ट इंडिया में है, मार्केट डेवलपमेंट। एप्पल फोन इंडिया में है, मार्केट डेवलपमेंट। एचयूएल ने नया सोप लाया, और अब प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, डाइवर्सिफिकेशन। आईटीसी ने, मान लो गोदरेज ने अंडे लाए, अब गोदरेज का लॉक है, अब अंडे ला रहा, अंडे नए प्रोडक्ट भी है, और उसका मार्केट क्यों नया? हर लॉक लेने वाला थोड़े ना अंडे लेगा। नहीं, आप बोलेंगे अंडे भी इंडिया में, लॉक भी इंडिया में, वैसा मार्केट नहीं होता। मार्केट ही होता है कि कौन कस्टमर है। लॉक इंडिया में, चलो लॉक के बदले अंडे लाए, तो अब नया प्रोडक्ट है, पर नया मार्केट क्यों है? एवरी लॉक बायर इज नॉट रिक्वायर्ड विद एक बायर, बराबर ना। उसके बाद में आईटीसी, आईटी ने सुट्टा लाया, सुट्टे से आटा लाया, अब आटा नया प्रोडक्ट है, तो पर अभी प्रोडक्ट है पर मार्केट भी नया है क्या? कैसे? सिगरेट पीने वाला जरूरी थोड़ी ना आटा लेंगे, और आटा खाने वाला जरूरी थोड़ी ना, हर आटा खाने वाला सिगरेट पीता, ऐसा जरूरी नहीं। दोनों का मार्केट अलग, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन। याद रखिए, बीसी से सी से कुत्ता, जी से गाय होता है, तो कुत्ता और गाय मतलब इधर आना चाहिए। एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आना चाहिए आपको। एनसॉफ तो याद आ जाएगा, पर 4 बच्चे याद आना चाहिए, याद रखिए मैं बोल रहा हूँ। अब कैसे याद करना आपका अपना निर्णय है, अपना निजी मामला है, पर ये सी का याद, सी से कुत्ते, आई रिमेंबर, ये एनसॉफ मुझे ऐसे याद हो जाता है। एडियल मैट्रिक्स और ये देखो, पहले आप क्या करेंगे, जी को देखिए, जी और बीसीजी में फर्क क्या है आप याद रखो। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, इनको रिलेटिवली वेटेज है, तो आप थोड़ा सा उनको हल्के में मत लो, ठीक है ना। ये जी और बीसीजी में फर्क क्या है? जी क्या बोलता है, मैं बीसीजी से बहुत अच्छा हूं। क्यों अच्छा है? बोले अरे बोले ये बीसीजी हलकट है ये। बोले क्यों? ये बोले वो टीचर को अच्छा बोलता है जिसके पास में ज्यादा स्टूडेंट है। बोले क्या ऐसा जरूरी क्या है? बिकॉज इसके लिए पैरामीटर रिलेटिव मार्केट शेयर है, ये बोला मेरे मैटर रिलेटिव मार्केट शेयर है नहीं, मैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ देखता हूं। मेरे लिए वो अच्छा है जिसकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अच्छी है। यानी कि अगर मैं यहां पे दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, क्या नाम है इसका? जीई, नहीं वो एडीएल है, ये हाँ जी यही है। किसने बोला? ट्रैफिक सिग्नल नहीं भरा। नहीं एडीएल वो है ना, वो डोमिनेंट, वो क्या है ऐसे ही है, तो बहुत बहुत बड़ा, बहुत भारी आदमी के बीच में बैठे अपन। ये देख लो, उसको ही प्रेशर कर रहे हो। देखो बच्चों, ये बोलता है कि मैं जी से, ये जी बोलता है मैं बीसी से अच्छा हूँ, बीसी वाई आता है। बोले क्यों? जी बोलता है पहले तो मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है,
मेरे पास हाई लो नहीं है, हाई मीडियम लो है, क्योंकि वो बीसीए ने क्या किया था, तुम एमआई है तो बोले तुम हाई में हो, बोले एप्पल है रेडियो मार्केट का तुम लो, बोले चाइना फोन तुम भी लो। मतलब सोचो एप्पल को चाइना फोन के बाजू में बैठा दे, तो एप्पल कैसा सहमा सा फील कर रहा हूँ। मतलब कोई अंतर भी होता है, देखो खराब हो पर इतना भी मतलब इतना इतना ऐसा थोड़ा है, यहाँ पे उसने मीडियम भी लाया, तो इसको बोला ये हाई मीडियम लो, ये एक पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। बोले कैसे एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ देखता है। वो बोलता है जिस टीचर के स्टूडेंट ज्यादा रिलेटिव मार्केट शेयर वो टीचर अच्छा, ये बोलता है ऐसा नहीं, तुम मार्केट शेयर तो देखो, उसकी नोट्स कैसी, वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, टीचर्स बोलता क्या है, कि वो रिवीजन लेक्चर लेता कि नहीं लेता, ठीक है वो ऑल इंडिया रैंकर्स आते कि नहीं आते, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स खुश है कि नहीं, कलरफुल नोट्स देते कि नहीं, टेस्ट होते नहीं, ये ऑल अपडेट्स आते कि नहीं, ये सारी चीजें भी इक्वल। ब्रांड कैसा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, उसको बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये बोलता कोई टीचर अच्छा मैं कब बोलूंगा जब उसकी सारी चीजें अच्छी होना चाहिए, वो बोलता वो टीचर अच्छा जिसके सिर्फ बच्चे ज्यादा, तो ऐसा नहीं ना, वो बहुत कम चीज सोच रहा है, ये बहुत, तो इसकी एक्यूरेसी, अरे बोलो ना, वो सोचता है रिलेटिव, वो सोचता है मार्केट ग्रोथ रेट, इसका वर्टिकल देखो मार्केट ग्रोथ रेट नहीं, ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। वो बोलता है जैसे ही मान लो ये क्या बोलता है, दारू के बिजनेस में, दारू का बिजनेस, मैंने बीसीजी को पूछा करो, बोले क्यों, बोले देखो मार्केट ग्रोथ रेट अच्छा है, पिछले साल 100 लोग पी रहे थे अब 120 पी रहे, बोले क्या धंधा है, ये बोलता है ऐसा नहीं है, ये देखो बिजनेस एज अ होल कैसा है, यानी कि ये मत देखो सिर्फ दारू पीने वाले, मार्केट ग्रोथ रेट कितना है, इंडस्ट्री की साइज बढ़ रही है, ये भी देखो धंधे से सोसाइटी कितना इंपैक्ट हो रही है, उसका रेगुलेशंस क्या है, फ्यूचर में बंदी आ सकती है, कंपटीशन, हर चौराहे पे आजकल दारू की दुकानें लगी हैं, कंपटीशन है, वो धंधा अच्छा नहीं, सोसाइटी में तुम्हारा नाम खराब होता है। तो इवन ऑल दिस फैक्टर्स आर इक्वली रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर, ऐसा ये इंडस्ट्री अटेंडेंस में लिखा है, यानी कि ज्यादा फैक्टर सोचता है वो कम फैक्टर, वहां पे क्या लिखा है मार्केट ग्रोथ रेट, ये बोला मार्केट ग्रोथ रेट देखो पर ये बाकी भी देखो, तो इसलिए जी का एनालिसिस इज मोर एक्यूरेट। तो याद ना बीसीजी और जी दोनों दिमाग रखना, बीसीजी जीई, तो बीसीजी क्या बोलेंगे बीसीजी, तो याद ना दोनों को कनेक्टेड, दोनों को लिंक में पढ़ोगे तो दोनों समझेंगे और एक दूसरे के सारे से समझ जाओगे। अब इसमें जो है ना ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रीन वाले प्रोडक्ट तुम्हारे जोरों के हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो पीला कलर है, येलो कलर, उसमें क्या है, इट इज यू हैव टू बी केयरफुल, वो आप डाइसी मतलब कुछ भी हो सकता है। रेड वालों को तो आप बंद करवा दो, उसमें से कुत्ता था ना इधर रेड है, उसमें जो स्टार था इधर ग्रीन है, समझ में ना वैसा। दिस इज मोर एक्यूरेट। ओके खत्म हो गया, चलो आगे। अब एडीएल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, क्या बोलेंगे एडीएल के बारे में, चलो चलो भाई चलो, रुके ना तो थके ना तो, कमान। ये देखो मैं दिखा देता हूं उसको ताकि क्या है ना, अब देखो क्या ना एडीएल, याद रखना ये सारे क्वेश्चन है ना वो याद रखो। बीसीजी आया है तो कुत्ते आना चाहिए, जी आया है तो 3 सिग्नल लेने के, हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, रिलेटिव मार्केट, वहां पे क्या आता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बीयूएस आता है। फिर आपको एनसॉफ आया तो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट वो आता है। एडीएल आया तो ये 5x4 का मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। इसके पहले 5 बचे थे। ये क्या बोलता है, कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस में काम करे उसको पहले पूछो बिजनेस क्या है। तो इसका क्या बोलना है कि अगर आप किसी का बिजनेस कितना अच्छा और कितना बुरा है डिपेंड करता है कि वो बिजनेस डोमिनेंट है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, टेनेबल है, वीक है। तो चले डोमिनेंट वो लोग होते हैं जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉम्पिटिशन, जैसे आईआरसीटीसी या फिर मान लो माइक्रोसॉफ्ट, ये डोमिनेंस है। एप्पल अभी भी नहीं, क्योंकि एप्पल को बहुत सारा कॉम्पिटिशन, तो एप्पल स्ट्रांग पोजीशन पे, अमेजॉन भी है स्ट्रांग, बिकॉज वो कॉम्पिटिशन पर घंटा गिनते नहीं उनको। सैमसंग गिनता है इसलिए फेवरेबल है। देखो सैमसंग फेवरेबल क्यों है, सैमसंग के कंपटीशन भी है, सैमसंग को डर भी लगता है। स्ट्रांग में एप्पल है बिकॉज एप्पल के कंपटीशन पर एप्पल को डरता नहीं है। अमेजॉन स्ट्रांग है, फ्लिपकार्ट फेवरेबल है। अमेजॉन की कंपटीशन है, फ्लिपकार्ट की भी है, पर अमेजॉन जिस स्टेज पर है वो ऐसा उड़ाता है बे, वो कौन है, वो बाहुबली है। वो ऐसे कोई भी कंट्री में जाके ऐसा उसको खत्म करके वहां से लौटता है। वो मतलब कोई कंट्री नहीं छोड़ी उसने आज तक जहां पे वो खाली हाथ लौटा हो।
कोई भी कंट्री में जाता वहां पे पूरा पूरा खत्म करता, फिर वहां से जीत के आता। उसकी प्रोसेस वो क्या है, स्ट्रांग है। दे हैव द कंपटीशन पर घंटा गिनते नहीं। फेवरेबल, दे हैव द कंपटीशन बट दे आर स्कैर्ड, दे गेट अफेक्टेड। पर कुछ तो उनमें बात है इसलिए लोग जाते हैं। होंडा सिटी इतनी कंपटीशन है फिर भी लोग जा रहे हैं, होंडा सिटी बाय करते हैं। फेवरेबल, सैमसंग कंपटीशन बहुत है फिर भी लोग बाय करते हैं। टेनेबल, इतने बड़े कंपटीशन में मैं अपने आप को सहमा सा फील करता हूं। बीएसएन बोले इधर जियो इधर एयरटेल, मेरे को कोई है, मैं हूं भी, क्या करें, मैं कौन हूं, क्या मेरा कोई टेनेबल। मान लो दो बिग बाजार है, डी मार्ट है, जियो मार्ट है, और भी सामने एक किराना छोटी सी दुकान है, कैसा फील करता हो इतने बड़े कि मैं कौन हूं, मेरे क्या है कि मैं भी किराना दुकान चलाता हूं। टेनेबल, इतने सहमा सा फील करना। और वीक में क्या है, ये तो मतलब इनका तो मार्केट शेयर दिन ब दिन, मतलब ये क्या सहमा सा फील करने लायक भी नहीं है, डिक्लाइनिंग है। जैसे कोडैक है, नोकिया है, ये सब। अब इसमें क्या है, एम्ब्रॉयडिंग मतलब इंट्रोडक्शन ग्रोथ, ये अपन ने देखा है ऊपर का। ये 5/4 मैट्रिक्स है। वो क्या बोलता है, इसको एक एग्जांपल, ये तो अपने ये इंट्रोडक्शन ये सब मालूम है आपको। डोमिनेंट में क्या होता है, अगर डोमिनेंट में कौन है, आईआरसीटीसी ले लो, आईआरसीटीसी है, या माइक्रोसॉफ्ट ले लो। माइक्रोसॉफ्ट क्या बना था, विंडोज बना था। अब वो डोमिनेंट है, पर उसका विंडो जो है वो विंडो क्या मैच्योर्ड है, तो इसलिए पहले हॉरिजॉन्टल का जो तीसरा बॉक्स है मैच्योर्ड के नीचे, यानी दिस वन, ये यहाँ पे उसको तीसरा डोमिनेंट के बाद वाला तीसरा बॉक्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए, वो सजेशन फॉलो करना चाहिए। यानी आइडियल मैट्रिक्स हर किसी बिजनेस के तुम्हारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चीजों को देख के एक पॉइंट प्लॉट करता है, और उस प्लॉट के ऊपर तुम्हें बताता है। समझो 20 चिट्ठियां लिखी है, आपकी चिट्ठी कौन सी है, वो पहले 5/4 में आप डिसाइड करो आप कहां हो। जैसे एग्जांपल, आप होंडा सिटी हो तो फेवरेबल हो, पर तुम्हारी कार जो है हॉरिजॉन्टल जब सोचते हो तो आप होंडा सिटी के बारे में नहीं सोचोगे, आप होंडा सिटी क्या बेचता है वो सोचोगे। तो क्या बेचता है, कार, तो कार तो मैच्योर्ड है, तो अपने फेवरेबल के बाद का तीसरा बॉक्स फॉलो करना चाहिए। अब चलो वीक, नोकिया की बात करेंगे। नोकिया क्या है, वीक है, पर नोकिया क्या बेचता है, मोबाइल, पर मोबाइल तो मैच्योर्ड है ना। आप ये मत बोलो वीक और एजिंग, मतलब वो है ना, नोकिया मोबाइल बकवास है मालूम है, पर नोकिया क्या बेचता है वो थोड़ी ना बकवास है, मोबाइल तो मैच्योर्ड है ना। तो वैसा सोचना है आपको। चलो अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन क्या बेचता है, स्ट्रांग है, पर स्ट्रांग में ई कॉमर्स ग्रोथ पे है, तो उसको स्ट्रांग के बाद का दूसरा पॉइंट। तो इसलिए फर्स्ट वर्टिकल जो है कंपनी के बारे में, हॉरिजॉन्टल कंपनी क्या बेचता है उसके बारे में। ओके, ये 20 बॉक्सेस की चीजें आपको याद रखना जरूरी नहीं, उससे आपको एग्जामिनेशन लिखना है 5/4, दैट्स इट, है ना। 5 में क्या क्या, डोमिनेंस, स्ट्रांग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है ना, डन। ये देखो ये चैप्टर 50% हमारा हो गया, बराबर है। और ये बहुत क्रिटिकल था जो आपने किया, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे भाई। अब आएंगे हमारे, ये पहला तो करना नहीं हमें। अब बताओ शॉर्ट और टॉस में बताएंगे दोस्तों, दोनों का डिफरेंस बताएंगे। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ ओके। टॉस में उल्टा ही है। शॉर्ट और टॉस में दोस्तों बताएंगे एक्शन ओरिएंटेड कौन सा, टॉस कौन सा कहता है व्हाट यू आर, शॉर्ट कौन सा कहता है व्हाट यू शुड डू। देखो बच्चों, शॉर्ट और टॉस, शॉर्ट में एग्जांपल में लेता हूं, मेरे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेंथ, मेरे एम्प्लॉय अच्छे नहीं है, वीकनेस, मेरे कंप्यूटर्स के एम्प्लॉय अच्छे हैं, थ्रेट, मेरे कंप्यूटर के एम्प्लॉय अच्छे नहीं है। तो एक चीज, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ है। मैकडी का नाम बहुत अच्छा है, अरे मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकडी तो अवला है क्या, मेरा क्या लेन देन है, कुछ भी फेंक रहा है अवला है। मैकडी का नाम बहुत अच्छा है, मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ है। मैकडी का आजकल ये हो रहा है कि उनका जो डिलीवरी है वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, ये वीकनेस है। मैं मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकडी के सवाल पूछ रहा हूं, मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्गर किंग, केएफसी थ्रेट है, क्योंकि जो इंटरनल के अच्छी और बुरी बात है तो वो एसडब्ल्यू होती है, बाहर की अच्छी बुरी बात है ओटी होती है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, अब ये तो इंटरनल बात नहीं है, एक्सटर्नल बात है, और लोग बर्गर वगैरह खाना पसंद नहीं कर रहे, तो ये थ्रेट हो गया ना। जैसे आईसीआई ने मेरा एक सब्जेक्ट बंद करवा दिया, तो क्या ये इंटरनल खराब नहीं है, एक्सटर्नल खराब है, तो ये तो एक्सटर्नल खराब थ्रेट हो गया। अरे बोलो भाई एवरीबॉडी। एप्पल का ब्रांड नेम अच्छा है, स्ट्रेंथ है। एप्पल किसी और से कंपैटिबल नहीं होता, वीकनेस है। एप्पल जो है कुछ कंट्री में और नए नए फोन लॉन्च कर रहा है, अपॉर्चुनिटी है ना। और एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से एमआई और सैमसंग, समझ गया ना। तो देखो इनहेरेंट कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ, इनहेरेंट लिमिटेशन वीकनेस, फेवरेबल एनवायरनमेंट
अपॉर्चुनिटी, अनफेवरेबल एनवायरमेंट, खत्म है। टॉस, देखो टॉस में क्या होता है ना, शॉर्ट को लिखने के बाद ही टॉस होता है। अरे बोलो ना, शॉर्ट को लिखने के बाद ही टॉस होता है दोस्तों। शॉर्ट नहीं लिखेंगे तो टॉस कैसे होगा? तो क्या करता है, टॉस बोलता है मैं इससे बाहरी हूं। बोला क्यों? बिकॉज मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को साथ में सोचता हूं। देखो मुझे कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ाते आती है और मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। मान लो मेरा कॉस्टिंग स्ट्रेंथ है और मार्केट में कॉस्टिंग के बहुत टीचर है, तो मैंने कॉस्टिंग लॉन्च नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंटरनल चीजों को सोचते हुए और एक्सटर्नल को इग्नोर करते हुए निर्णय नहीं लिया जा सकता। टॉस बोलता है शॉर्ट वाहियात है, शॉर्ट से बोलता है व्हाट यू आर, मैं बोलता हूं व्हाट यू शुड डू, क्योंकि मेरे पास 4 एक्शन पॉइंट है। सो ओवर STWT, सो ओवर। ये क्या बोल रहा है? सो मतलब क्या है? एक इंटरनल है, एस एक्सटर्नल ओ है, वो W इंटरनल है, ओ जो है एक्सटर्नल है, यानी कि चारों कॉम्बिनेशन में एक इंटरनल है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चारों चीजें अपने SWOT लिखना चाहिए और फिर लिखना चाहिए ये स्ट्रेंथ है और ये अपॉर्चुनिटी है। अब बताओ मैं क्या करूं? जैसे एग्जांपल एस मेरा है, मेरे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत है और मान लो ये नहीं, मान लो एग्जांपल मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आई शुड यूज दिस स्ट्रेंथ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो मैंने क्या करना चाहिए? वो प्रोडक्ट वर्ल्ड में लाना चाहिए। तो क्या होता है ना, ये सो आपको एक्शन देता है कि ये एस ले, ये ओ ले, चल बजा, तो यू आर गेटिंग एक्शन ऑन इट। शॉर्ट होला है, बोलता है ये तेरा एस है, ये तेरा WOT, अब क्या करूं वो मुझे मत पूछ, तो जो करना कर। ये बोलता है मैं तुझे बताता हूं क्या करना। अब जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है, जैसे एग्जांपल फोक्सवैगन की बात करते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। अब कुछ भी बना सकते हैं, स्ट्रेंथ है, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, उनके लिए थ्रेट है, तो ये ST हो गया। तो अब क्या करेगा? वो बोलता है यूज योर स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट। तो अब क्या करेगा? वो कुछ भी बना सकते हैं, वो EV बना देंगे, तो क्या होगा? अपने आप ही थ्रेट कम होता है। यूज द स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज थ्रेट, हो गया ना? तो क्या एक्शन मिला। अब क्या है, मान लो उनका क्या है, उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, ये वीकनेस है, और इंडिया में कॉस्ट कम है, ये अपॉर्चुनिटी है। तो क्या हुआ? ये WO, तो क्या करेंगे? कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तो क्या करेंगे? एक काम करो, इंडिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग करो, तो आपका वीकनेस भी कम हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी भी खराब हो जाएगी। तो क्या होता है ये? अब जैसे उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कुछ भी बना सकते हैं और बाजार में इकोनॉमिकल कार नहीं है, यानी कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि सो है। तो क्या, यूज द स्ट्रेंथ ऑफ कुछ भी बनाने का स्ट्रेंथ यूज करो और अच्छी कार बना दो। तो यू आर यूजिंग स्ट्रेंथ टू ग्रैब द। तो इसका मतलब क्या हुआ? चारों में कुछ ना कुछ तो आपको एक डिसीजन मिलता है। चलो सबसे बात को ना WT है। क्यों? एक तो मुझे कॉस्टिंग बढ़ाते आता नहीं, मार्केट में कॉस्टिंग के टीचर बहुत है, तो पहली बात तो मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना नहीं, और पढ़ाने की इतनी खुजली है, तो टू कन्वर्ट माय वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड देन बाय यूजिंग सच स्ट्रेंथ आई शुड ट्राई टू कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। तो आपको कुछ नहीं, एग्जामिनेशन में 4 बॉक्स लिखने हैं, सो वो SWT, और चारों का एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो में क्या लिखोगे? यूज स्ट्रेंथ, और ST में, सो वो में क्या लिखोगे? कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू। ST में क्या लिखोगे? यूज योर स्ट्रेंथ टू कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। एंड WT में क्या लिखोगे? कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड बाय यूजिंग सच स्ट्रेंथ द कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। तो इतना लिखना है आपको बस, राइट? ओके, बताएंगे दोस्तों। आपके सामने लैंडस्केप दिया हुआ है। क्या लैंडस्केप होता है? आपको याद है मैंने Hyundai का एग्जांपल लिया था। Hyundai को जब इंडिया में आना था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग फॉर Hyundai। फिर भी आज Hyundai 18% मार्केट शेयर पे बैठा हुआ है। लैंडस्केप यानी कोई भी, मैंने आपको बाहुबली की मूवी का एक सीन दिखाया था। रणनीति करने से पहले आपको मैदान के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली लड़ने का रहता है, आपको रणनीति के लिए पूरा मैदान जंग पता होना चाहिए, अगर जंग में क्या अपनी सेना कितनी, सामने वाले की कितनी है। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी 5 बातें। कौन सी 5 बातें? नंबर 1 बताओ। पहले तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो बताओ, Hyundai के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, टाटा है, टोयोटा है, मारुति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2, अब उनमें से कौन से कॉम्पिटिटर की क्या क्षमताएं हैं उनको जानना। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर कि कौन सी किसके क्या प्रोडक्ट है, कौन क्या मार्केट शेयर लेके बैठा है, ये आपने अंडरस्टैंड किया। पॉइंट नंबर 3, तो अब क्या उसमें से जिनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, वो पॉइंट नंबर 2 में ढूंढा। 3 में जिनका मार्केट शेयर ज्यादा है, तो उनकी क्या है, हमने स्ट्रेंथ ढूंढी। 4 में उनकी वीकनेस ढूंढी। चलो वापस से करते 4 पॉइंट। नंबर 1, तो मैंने टोयोटा है, टाटा है,
किया है, जो भी है, और ले लो मारुति है, होंडा, युंडा, सब, युंडा तो खुद ही है, होंडा है, BMW, मर्सिडीज, आपने सब देखा कॉम्पिटिटर्स कौन से। पॉइंट नंबर 2, देखो मैं इंडिया में आना चाहता हूँ तो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स तो पता होना चाहिए ना, फिर दूसरी तक किसमें क्या क्षमता है, पोटेंशियल, किसका क्या मार्केट शेयर है। फिर पॉइंट नंबर 3 देखता हूं कि जो बेस्ट लोग हैं, जैसे मारुति उद्योग का 50% है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है। फिर 4 नंबर में मारुति उद्योग का वीकनेस क्या है। फिर आप बोले सर मुझे इंडिया में आना तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ताकि उसका स्ट्रेंथ मेरा स्ट्रेंथ बने और उसका वीकनेस भी मेरा स्ट्रेंथ बने, तब जाके इंडिया पर राज करूंगा ना। नहीं तो अगर मान लो इंडियन जाके मैंने उससे हलकट कार बनाई तो लोग क्या झक मार रहे हैं, वो ऑलरेडी इतने सालों से बैठा है, तो मुझे उसको चारों को निश्चित करना है, तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ तो आना पड़ेगा, उसकी वीकनेस को भी मेरा स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। हमने एग्जांपल लिया था, उसकी वीकनेस में इंटीरियर अच्छा नहीं है, तो जानबूझ के हुंडई ने अपना इंटीरियर अच्छा किया हुआ है। 5 में हम लोग उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो 5 पॉइंट कौन से? आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, अंडरस्टैंड द कंप्यूटर, स्ट्रेंथ, देन वीकनेस, एंड देन करेक्ट, देन टेक एक्शन। ओके, अब बात करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चन है कोर कंपिटेंसी। व्हाट इज कोर कंपिटेंसी? Core competency, and due to competency you are able to stand in the competition, but due to core competency you are ahead in the। क्या होता है competency से? क्या होता है, जैसे मैं टीचर हूं और मैं बोल रहा हूं, ये competency है, पर मैं ऐसी कुछ चीज है मेरे पास जो यूनिक है, जो कोई इजीली कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोर competency बनेगी। You have joined this class not for the competency but for the। अब जैसे मैं अभी आज रिवीजन ले रहा हूं, आपको ये नोट्स दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्यूमुलेटिव रिवीजन ले रहा हूं, क्लास में इंटरेस्टिंग माहौल बना रहा हूं, ये क्या है? कोर कंपिटेंस। ऐसा नहीं कोई कॉपी नहीं कर सकता, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी को। जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी, शाहरुख खान कॉपी नहीं, वो उसका कोर कंपिटेंसी है। बुर्ज खलीफा, यानी या फिर मान लो अपन इसकी बात करते हैं, बुर्ज खलीफा को कॉपी करना, ऐसा नहीं कॉपी नहीं हो सकता, इट कैन बी कॉपीड बट डिफिकल्ट। वॉलमार्ट, कितने सारे स्टोर्स है, कॉपी करने को जिंदगी चल जाएगी। ऐसा नहीं कि कॉपी नहीं हो सकता है, कॉपी हो सकता है बट डिफिकल्ट। एप्पल फोन्स कैन बी कॉपी बट डिफिकल्ट टू कॉपी, डिफिकल्ट टू इमिटेट। और इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोर कंपिटेंसी को बरकरार रखना चाहिए, उसको जानने दो, क्योंकि उसकी वजह से लोग आपको ज्यादा पे करते हैं। यह है कोर कंपिटेंसी, राइट। उसके बाद में आगे, उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है, मेरे पास आपके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक वैल्यू क्रिएशन कही तो था ना, ये पीछे कहाँ गया वैल्यू क्रिएशन? चलो इधर आ जाओ, कम ऑन गाइस, कॉन्सेंट्रेट। हमने ये देख लिया, मैं चार्ट पे हूँ अभी, मेन चार्ट पे, तो ये चार्ट बुक पे आ जाता हूँ मैं, तो ये हमको ये करना नहीं है, हमने ये कर लिया है, ये भी करना नहीं है। कोर कंपिटेंसी हमने कर लिया। इसके बाद में हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है, ये कर लेते हैं। ये क्या लगा, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री, ये क्या चीज़ है? डायनामिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्या था? ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ये क्या था मालूम है आपको? ये क्या था, समझ रहा है? ये क्या था? आप ये जब पढ़ रहे हो तो आपने चार्ट, आपका रॉक्स भी होना चाहिए और आपके इसमें ये चार्ट भी होना चाहिए। आप दोनों में से दोनों साथ में रहे तो आपको हैंडी हो जाएगा, आप जिससे कंफर्टेबल है, ठीक है ना। आप किसी भी नए इंडस्ट्री में जा रहे हो, उसके बारे में आपको समझना है, तो आपने ये सब कुछ करना चाहिए। जब तक आप उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस नहीं करते, उस इंडस्ट्री में घुसने का नहीं। नंबर 1, अब कोई बैंकिंग इंडस्ट्री है, आप बैंक नया चालू करना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले समझना चाहिए कि बैंक के डोमिनेंट फीचर्स क्या है, कि अभी फिलहाल सबसे पहले मार्केट का बैंकिंग का साइज क्या है, वहाँ पे कौन राइवलरी है, क्या ग्रोथ है, फ्यूचर में क्या होगा, अभी कितने राइवल्स वहाँ पे है, कौन से राइवल का कितना साइज है, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज वहाँ पे आ रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रही है, ये सबका नॉलेज होने के बाद आपने इस इंडस्ट्री में घुसने का नहीं। ट्रिगर्स ऑफ चेंज में हमने देखा था कि आखिर आने वाले समय में क्या क्या बदलाव देखने मिल सकते हैं। चलो मान लो कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो क्या बदलाव देखेंगे? 5G आएगा, फाइबर आएगा, या मैं ऑटो में हूँ अगर तो ईवी आएगा। तो ये ट्रिगर ऑफ चेंज में अगर देखता हूं, हमें पता होना चाहिए क्या क्या बदलाव आने वाले। जैसे बैंक की अगर बात करता हूं तो क्या क्या बदलाव आने वाले, तो आजकल आपको ट्रिगर ऑफ चेंज में ये नजर आना चाहिए कि आजकल क्या हुआ कि एनपीए बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आजकल ये कुछ आईबीसी नाम का जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे मर्जर्स हो रहे हैं। तो आपको जिस इंडस्ट्री में वहाँ पे क्या बदलाव है वो पहले आपने देखना चाहिए।